बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाजरीन, रमज़ान के मुक़द्दस महीने और रात की तारीकी में हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, जबकि मट्टी का तेल भी 130 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 321 रुपये, जबकि डीजल की नई कीमत 335 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत तकरीबन 21% महंगी कर दी गई हैं। यह इजाफा एक ऐसे वक्त में हुआ जब महंगाई पहले ही मुंहजोर है। मुल्क में 45% गुर्बत और 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है। इस फैसले से मुतवसत और कम आमदन वाला तबका शदीद मुतासर होगा, जबकि ताजिर भी आफ्टर शॉक से महफूज नहीं रह पाएंगे। एक अहम नुकता काबिल गौर है कि हुकूमत ने पेट्रोल $60 फी बैरल के हिसाब से खरीदा, जिसे अब $84 फी बैरल के हिसाब से बेचा जा रहा है। यानी हुकूमत पुराना स्टॉक नई कीमतों पर बेचकर पहले से पिसी हुई आवाम को मजीद पीस रही है। ऐन मुमकिन है कि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा पाकिस्तान में तेल की कीमत मजीद बढ़ा देगा। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि हुकूमत नई खरीदारी के लिहाज से कीमतें जल्दी रिफ्लेक्ट करना चाहती है ताकि खजाने पर बोझ कम हो सके। एक जानिब हुकूमत के मातहत इदारे ओगरा का दावा है कि मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर वाफिर मकदार में मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन दावा करती है कि मुल्क में सिर्फ 4 से 10 दिन का स्टॉक मौजूद है। अगर पेट्रोल वाफिर मकदार में मौजूद है तो इस कदर तेजी में अफरा तफरी का माहौल क्यों पैदा किया गया? हुकूमत आवाम को तसल्ली देती रही, लेकिन फिर हड़बड़ाहट में आवाम पर भी ये बम गिरा दिया गया। आखिर क्यों? हुकूमत शफाफियत के साथ सूरत हाल को वाज़ेह क्यों नहीं कर पा रही, जबकि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का मौक़िफ़ हुकूमती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ क्यों है? इसी पर बात करने के लिए हमें हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अब्दुल समी खान साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, रात को एक बम था जो कि कीमतों के लिहाज से हुकूमत ने अवाम पे गिराया, और एक बम था जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत के ऊपर गिराया गया। अब मुझे ये बताइएगा कि आपका ये दावा है सर कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है वो वाफिर मकदार के अंदर मौजूद नहीं, हुकूमत का दावा इसके बरक्स है। आपका दावा हुकूमत के दावे से मुतजाद या बरक्स क्यों है? क्या कोई आदादो शुमार हैं? क्या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट आपके पास है, या सिर्फ जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर सप्लाई कम हुई है उसकी वजह से आप ये दावा कर रहे हैं? देखिए, अगर जैसा गवर्नमेंट कह रही है तो फिर पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए थी। 50% दे रही है, इससे और बेचैनी पैदा हो रही है कि अगर इनके पास इतना पेट्रोल है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मसला ये है कि हमने बहुत पहले 4 दिन पहले गवर्नमेंट से कहा था कि आपकी तरीका जो सही नहीं है। अब ऊपर से बैठ के फैसले कर दिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ, नीचे के तबके का इनको इल्म नहीं है। और हमने उनको तजवीज़ दी थी कि आज तो अगर जो कुछ करना है पहले से हमें बता दो। इन्होंने कल एकदम 7 तारीख की जगह कल बढ़ा दी पैसे। अब उससे अफरा तफरी ये हुई कि पंपों पे इतना रश हो गया, और पंजाब में एक जगह पे एक शख्स की मौत भी हो गई, और इससे इतनी बेचैनी पैदा हुई कि लोग घरों से सोते सोते भागने लगे और पेट्रोल लेने शुरू कर दिया। अब मसला ये है, आज भी ऑयल कंपनी पूरा पेट्रोल नहीं दे रही और डीलर इसके मुताबिक मजबूर है। ठीक है, लेकिन सर कतई कलामी की माफ़ी, अगर आप हमें ये बता सकें, ये तजवीज़ हुकूमत के किन लोगों को आप लोगों ने दी थी कि अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, कोई कदम ऐसा उठाने जा रही है हुकूमत, तो जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है या आप लोग हैं उनको पहले अपडेट कर दिया जाए? और दूसरी बात ये है कि कौन सी ऐसी ऑयल कंपनीज़ हैं जो मुकम्मल तौर पर सप्लाई जो है वो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन या मुख्तलिफ जो पेट्रोल पम्प्स हैं उनको नहीं कर रही? अगर आप हमें ये कुछ बता सकें। देखिए, मैं मुनासिब नहीं समझता। हर एक कंपनी कर रही है, 1-2 कंपनी नहीं कर रही है। सब ने तय कर लिया कि 50% दो, वो आज 50% भी नहीं मिला। इस वक्त भी काफी पेट्रोल पंप ड्राई हो गए। ओगरा जो बातें कर रही है, ओगरा उनको देखे
कि उनको सप्लाई क्यों नहीं मिली है। बात ये है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने सख्त ताकीद की, होर्डिंग नहीं होगी, अगर होर्डिंग होगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ठीक है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें बता दे कि हमें वाफिर मकदार में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और ये अब चेंज कब करेंगे ताकि उसी तरीके से और अवाम अपना पेट्रोल भर ले, ठीक है, आसानी से भर ले, जो अफरा तफरी हुई वो ना हो। ठीक है। मगर मुझे कार वालों के मुतालिक कोई अफसोस नहीं है, बल्कि ये मोटरसाइकिल, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, इन पे बड़ा बुरा असर। ठीक है, लेकिन अब्दुल समीर खान साहब मुझे ये बताइएगा, अभी से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बाकायदा अनाउंस किया गया है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारे जो मिनिस्टर पेट्रोलियम हैं वो पाकिस्तान के चारों जो वज़राए आला हैं उनके साथ मिल के हर जगह पर इस चीज़ का यकीनी बनाएंगे कि पेट्रोल मौजूद रहे, लोगों तक पहुँचता रहे। आप ये कह रहे हैं कि जो ऑयल कंपनीज 50% जो है लेस करके पेट्रोल आगे फराहम कर रही हैं उनके नाम लेना आप मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जब तक बैकनी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इसका पूरा असर एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। अगर पीएम की सतह पर ये इनिशिएटिव उठाया जा रहा है कि जी हम लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे, सख्त कार्रवाई होगी, तो आपके पास भी एक बड़ा रेजिग्नेशन है, आपको भी बैकनी करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए, हम गवर्नमेंट का साथ देंगे मगर जायज साथ देंगे। गवर्नमेंट वहाँ बैठे बैठे ये अनाउंस कर देती है, कभी कोई अफवाह चलती है कि छुट्टी कर देगी स्कूलों की, कभी कुछ, तो इससे बड़ी अफरा तफरी फैल रही है। इससे लोग समझ लें कि आइंदा का वक्त बहुत ख़राब है। अब इनको ये चाहिए, अगर ईरान से इनका माहिदा नहीं है, किसी तरीके से ईरान से पेट्रोल आना चाहिए। ठीक। और ताकि वो पाबंदी जो इन पर लगी हुई है पहले की 20 साल से, उसको इस वक्त ख़त्म करें। और वो ज़्यादा आसान है जो पेट्रोल बॉर्डर से आएगा। तो ये मालूम नहीं गवर्नमेंट ने कोई अमल नहीं किया। ठीक है, अब्दुल समीर खान साहब ये बताइएगा कि कल रात से ऑनवर्ड आज के दिन तक, अभी पूरा दिन भी नहीं गुजरा, लेकिन एक जो पब्लिक रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से स्कूल्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी जामियाज़ हैं जिनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुतनब्बे कर दिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाएंगे, फेयर्स बहुत ज़्यादा अप चले गए हैं। ये जो एक रिएक्शन चंद घंटे के अंदर हमने देखा है, या मैं इसको बहरान कहूँ कि अगर सिचुएशन इसी तरह से ऑनवर्ड चलती रही चंद दिन मजीद, तो ये बहरान कितना संगीन होता हुआ आप देख रहे हैं। क्या लोगों को पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिलेगा? क्या पंप्स बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे? सिचुएशन क्या डेवलप हो सकती है? देखिए, अगर सप्लाई नहीं आई तो हालात तो ऐसे हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी तरीके से पेट्रोल मंगाए और लेवी और टैक्स जो लगा रखा है उस 50% कर दे। अच्छा। और जगह से अपनी आमदनी कर ले। इससे अगर ये कीमतें बढ़ती रही फिर लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ टैक्स की जरूरत नहीं है इस वक्त। बात बेहतर हो जाए तो फिर टैक्स लगा दे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो लेवी की आप बात कर रहे हैं अब्दुल समीर खान साहब, इसके ऊपर जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कहा कि अभी तो पीएम साहब ने जो है वो आवाम को कुछ रिलीफ दिया है, लेवी हमने अभी कम रखी है, ये अभी और भी बढ़नी थी मगर आवाम के रिलीफ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कम किया है। अगर आपके नज़दीक ये कम होनी चाहिए तो कितनी कम होनी चाहिए, और जो फी लीटर पेट्रोल इस वक्त दस्तयाब है उसमें कितना फ़र्क पड़ सकता है आवाम के लिए, अगर आपकी सजेशंस के साथ आगे बढ़ा जाए?
देखिए रिलीफ तो अभी कुछ भी नहीं दिया, मगर तजवीज ये है लेवी और टैक्स जो है अगर ज़्यादा भी कम कर सकते 50% कम कर दें और ये टैक्स कहीं और जगह से वसूल करें ताकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि लोग पेट्रोल लेना बंद कर दें। ठीक है। अब आपकी तरफ से सर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी कुछ देर पहले आपने ये नुक्ता भी उठाया, मैं ये सवाल की सूरत आपके सामने रखती हूँ। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सप्लाई हम तक बेहतर नहीं होती तो कुछ दिनों में जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद भी हो सकते हैं। जो एक तासुर आ रहा है कि शायद आपकी तरफ से हुकूमत को ये खुद साख्ता तौर पर धमकी दी गई है कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या इसको एक धमकी के ज़ुमरे में देखा जाएगा या फिर आप ये समझते हैं कि पेट्रोल हमारे पास होगा ही नहीं तो आवाम तक प्रोवाइड कैसे होगा, पंप्स ऑटोमेटिकली बंद होंगे? देखिए हमने कभी धमकी नहीं दी, हम तो पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते। हमारे लाखों मुलाजमीन हैं, उनको हम कैसे तनख्वाह नहीं देंगे। और जब तक हमारे पंपों पे पेट्रोल और डीजल होगा, जब तक तो नहीं हो जाएगा हम उनको देते रहेंगे। हमने धमकी नहीं दी, अगर होगा ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते? हम तो फिर किसी को नहीं दे सकते। इस वक्त कोई रिपोर्ट्स आप तक पहुंची हैं ऐसी कि पेट्रोल पंप से हैं? क्योंकि हमारे पास जो एक सोशल मीडिया के जरिए चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं उसमें कुछ पेट्रोल पंप्स के बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो बंद हो गए हैं, शायद वहाँ पे अब लोगों को पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। आप तक तो डेफिनेटली मुसद्दिका इत्तलात होंगी, इन चंद घंटों में क्या कोई ऐसी खबर आपके पास पहुँची है? कुछ पंप बंद हो गए, उनको सप्लाई नहीं हो रही है और बाकी तो सब पंप चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपकी तरफ से सर ये ज़रूरी नहीं है, अब जाहिर सी बात है कि पूरा खित्ता मुतासिर है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ना सही मगर कुछ हद तक तो मुतासिर हुआ है, तो कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट के ज़रिए या स्पेसिफिक एक रख दी जाए परसेंटेज के इतने % ही किसी भी मोटरसाइकिल को, छोटी गाड़ी को या बड़ी गाड़ी को पेट्रोल फराहम किया जाएगा? कोई आपकी तरफ से कोई मुरतब किया गया है प्लान या फिर जो आएगा जितना डिमांड कर रहा है उतना पेट्रोल उसको दिया जाएगा? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मोटरसाइकिल वगैरह को रियायत दी जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो मोटरसाइकिल के इतना बार बर्दाश्त करे पेट्रोल का। ठीक है। और अगर वो नहीं कर सकते तो वो घर बैठ जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो, ये बैठ के हमसे एडमिनिस्ट्रेशन तय करे। हम परेशान किसी को नहीं करना चाहते। पूरी उम्र मैंने यही रहा है कि कंज्यूमर को परेशान न करें। ठीक है, इस सिचुएशन में ये भी कहा जाता है, अब जाहिर सी बात है हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ भी है कि पेट्रोल अगर हम फराहम कर रहे हैं तो हम ये भी यकीनी बनाएंगे कि या ना तो मसनूई क़िल्लत होने दी जाए ना फिर किसी किस्म की कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कोई भी पेट्रोल पंप कर सकेगा। तो आपकी तरफ से किस तरह इस चीज़ को सर यकीनी बनाया जाएगा कि मसनूई तौर पर जो एक क़िल्लत पैदा कर दी जाती है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है वो ना हो सके? आप इसके ऊपर चेक किस तरह से रखेंगे? देखिए, पेट्रोल का ज़ख़ीरा करना एक नामुमकिन सी बात है। ठीक है, शहर में तो हो नहीं सकता, मगर हम उनके खिलाफ हैं। ये वक्त नहीं है, हालात मुल्क के लिए खराब है, वो ज़फ़रअंदोज़ी ना करे, अगर करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब आपने सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई राब्ता हुआ, कोई एक मैकेनिज्म तय करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, ताकि चीज़ों को स्मूथली हैंडल किया जा सके पूरे मुल्क के? मैं तो चाहता था कि वो राब्ता हो जाए, तो किसी ने राब्ता नहीं किया, और अगर राब्ता हो जाता तो हालात बहुत बेहतर हो जाते। उनको हम पूरे हालात बता सकते थे और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी उनको बताते। अब कोई फ्रेंडली तरीके से मिलना चाहते थे, ठीक है, उस पर तवज्जो नहीं थी।
ठीक है। अब हमने ये भी अब्दुल समीर खान साहब देखा कि पहले 15 दिन के बाद कीमतें रिवाइज हो रही थी, फिर इस मरतबा ऐसा हुआ कि 6 दिन गुजरे तो 7वें दिन नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से रही तो खुदा न खासा ये भी हो सकता है कि यौमिया बुनियादों के ऊपर भी कीमतें तय होंगी। ऐसा होता है तो फिर मुल्क के अंदर जो पेट्रोल की सिचुएशन है, जो कीमत का एक रेशो है, वो किस हद तक आपको फी लीटर जाता हुआ महसूस हो रहा है कि कहाँ तक प्राइस जो है मौजूदा हालात में जा सकती है अगर ये सिचुएशन इसी तरह से जारी और सारी रही कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन? देखिए, बात ये है, इन्होंने जब 15 दिन से 6 दिन या 7 दिन किया, इससे अफरा तफरी पड़ गई। ये इनको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक आप फरमा रही हैं कि एक दिन में, वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, वो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। रोज रात को 12 बजे इससे गलत वो फायदा भी उठाएंगे। तो ये 50% पेट्रोल दें और उनको अनाउंस कर दें इस तारीख को इतने पैसे हम बढ़ा देंगे। ठीक है। हालात मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो सकते हैं। सही, हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसमें समझदारी से भी काम लेना होगा और हिकमत भी नज़र आनी चाहिए कि कोई भी फैसला इस हवाले से किया जाए खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए तो अवाम का मुफाद किसी हद तक मुकद्दम ज़रूर रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुश्तरका जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। अमरीका और इसराइल ईरान को झुकाने और सरेंडर कराने की जिद में है, जबकि खित्ता बदस्तूर खतरे की जद में। इस जंग को दुनिया की बड़ी और गैर मामूली जंगों के अंदर शुमार किया जा रहा है, जिसकी शिद्दत, असरात और बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल ने इसे एक नई किस्म का आलमी तनाज़ा बना दिया है। एक तरफ अमरीका और इसराइल के अज़ाइम और मफादात हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। जहाँ दुनिया खित्ते और बिलखसूस ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी को देख रही है, वहीं पर जंगी माहौल के बावजूद ईरान के बेशतर हिस्सों में मामूलाते ज़िंदगी बरकरार नजर आ रहे हैं। मुआशी दबाव और इंटरनेट की बंदिश ने कुछ जहनी दबाव ज़रूर बढ़ाया है, लेकिन मजमूई तौर पर लोग डट कर हालात का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक मरतबा फिर से ईरान पर पहले से ज़्यादा शिद्दत से हमलों की धमकी दी है, जबकि खबरें ये भी गर्दिश में हैं कि सदर ट्रंप ईरान में अमरीकी फ़ौज की तैनाती के इम्कान का खुफिया तौर पर जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने हमसाया ममालिक पर हमले ना सिर्फ बंद करने का ऐलान किया, बल्कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे हमलों पर माजरत भी की है। ताहम ईरानी सदर ने यह वाज़ेह किया है कि पड़ोसी ममालिक पर उस वक्त तक मजीद हमले नहीं किए जाएंगे जब तक वहाँ से हम पर हमला नहीं होगा। दूसरी जानिब खुद अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत में है। हालिया एक अमरीकी सर्वे है जिसमें यह इंकिशाफ हुआ कि 54% अमरीकियों ने ईरान में फौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत की है। 36% सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी से अपने इत्मीनान का इजहार किया है। ये तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, इस जंग के अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी है वो ईरानी सदर की ये स्टेटमेंट है कि अब ईरान की तरफ से अटैक्स नहीं किए जाएंगे। जो कंट्रीज़ हैं हमसाया ममालिक में आते हैं, दोस्त ममालिक हैं, या जहाँ से एटलीस्ट उन पर अटैक्स हो रहे थे, आपको लगता है कि जो डैमेज होना था सो हो चुका, अब कुछ ये जो बयान है या ये जो पॉलिसी है ईरान की, ये कुछ एफर्ट करेगी या कुछ सूरत हाल को कूल डाउन करने में अपना रोल प्ले कर सकती है? यकीनन ऐसा ही है, ना सिर्फ कूल डाउन करने में। आप देखेंगे जिस जहनी तनाव की बात की आपने कि ईरानियों के पार्ट पे है कि उनकी मामूलात ज़िंदगी जो है वो वैसे के वैसे ही है। ये जहनी तनाव जो है वो खलीजी ममालिक में भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनको माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब देखिए कि पाकिस्तान, ईरान ने अगर चाइना को इजाज़त दी है तो खलीजी ममालिक जो है उसका 80 से 90% जो है मईशत जो है, पेट्रोलियम जो है, आप देखेंगे अगर बुर्ज खलीफा का खाली हो जाना और उनकी मईशत, टूरिज्म, दुबई के UAE के मुत्तहदा अरब अमारात
खलीजी ममालिक के टूरिज्म का बहुत बुरी तरह मुतासिर होने ने उनको ज्यादा ज़हनी तनाव में रखा था एज कम्पेयर टू ईरान, और उससे भी ज्यादा ज़हनी तनाव का शिकार ट्रम्प की इंतजामिया और अमेरिका सब बजाते खुद है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अपने हामी उसके बहुत काफी हद तक अगेंस्ट जा चुके हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अनप्लान्ड और मिसकैलकुलेशन जो है वो ईरान और इजराइल के पार्ट पर है। ईरान अमेरिका और इजराइल के पार्ट पर है। ईरान तो एज पर प्लान चल रहा है। ईरान वाज क्वाइट मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस, जिसे हम कहते हैं ना कि लॉन्ग वॉर या तवील मुद्दत की जंग जो है। ईरान को आइडिया था कि किस तरह से उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं। ईरान को आइडिया था कि रिजीम चेंज की वजह से जो है उनकी सुप्रीम लीडरशिप पर जो अटैक हो सकते हैं। 40 शहादतें जो छोटी बात नहीं, उसके लिए वो कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर तैयार भी थे। उसके बाद उनका क्या लाए अमल होगा, कौन सी नई लेगेसी वो लेकर आएंगे, वो एज पर प्लान चल रहे हैं। जो मिसकैलकुलेशन है वो इजराइल और अमेरिका के पार्ट पर है, जो मिसकैलकुलेशन है वो खलीजी ममालिक के पार्ट पर है, क्योंकि ईरान अमेरिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था खलीजी ममालिक पर जिस तरह से ईरान हमले करेगा, उनके फौजी वहां पर मारे जाएंगे, फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, और ट्रम्प के अपने खिलाफ जो उसके अपने मुल्क से बगावत उठेगी। और आप देखें कि इकोनॉमिकली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका भी उसके बॉर्डर पर तो जो नहीं आ सकती है, लेकिन इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके दूर के जो असरात हैं, कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो अमेरिका के अपने ऊपर मरतब होते उसको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि वाकई अमेरिका सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाया सिचुएशन को, ना ईरान के हवाले से वो ये जहन में रखता था या उसको अंदाजा था कि ईरान इतना रेजिस्ट कर जाएगा, क्योंकि जो ओवल हाउस के अंदर एक्टिविटी हो रही हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का एक एलिमेंट हमें नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो किस किस्म के मामलात को देख के किस तरह से आगे बढ़ रहा है ईरान को लेके, फिर ये कह देना कि जी ईरान ने इसलिए जो हमसाया ममालिक हैं या दोस्त ममालिक हैं उन पे अटैक्स इसलिए बंद किए क्योंकि वो घबरा गया, वो डर गया है इसराइल के अटैक से, अमेरिका के अटैक से। तो बेसिकली ये मिस कैलकुलेट ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान को किया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ईरान डरा घबराया ही नहीं है, बल्कि जो दुश्मन के जो एक मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाया जाए ऐसा ना हो, तो मसूद पशनियान की जो साहब की जो माफी है ये उसके तनाजुर में है, ठीक है। और उसका मकसद ये है कि हमने किसी इस्लामी ममालिक को मुल्क को हमला नहीं किया, बल्कि वहां पर मौजूद फौजी अड्डों पर किया। और ये बहुत बड़ा लेसन है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, ताकि फ्यूचर में जो है वो ना सिर्फ के वेस्ट को अड्डे देने से, उनके फौजियों को पनाह देने से, मुसाद के वहां पे हेडक्वार्टर्स बनाने से अवॉइड करें, क्योंकि कोई किसी की गारंटी नहीं देता है। ना अमेरिका काम आया इस वक्त मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, ना इसराइल काम आया सब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के। काम आया तो कौन काम आया? खुद ईरान ने ही अटैक करके ईरान ने माफी मांगी। और आज आपने देखा है हमारे चीफ मार्शल सैयद मुनीर साहब की जो है अभी से मुलाकात कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो पैक्ट डिफेंस डील है उसके तनाजुर में ये बहुत आइन इक़दाम है उनका कहना जनाब। और हम अब देखिए पाकिस्तान किस पर कितनी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहा है, सऊदी अरब को भी तसल्ली दिए हुए, ईरान का भी साथ दिए हुए। इसमें ऐसे में कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान आपस में फूट ना पड़े और दुश्मन को कोई 1.1% भी ये मैसेज करने ना हो जनाब के आपस में इंतशार का शिकार है, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि सऊदी अरब या यूएई की जानिब से ईरान पर हमले किए जाए, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सऊदी अरब के साथ हमारी जो डिप्लोमेसी चल रही है या ईरान के मामले को जिस तरह से पाकिस्तान डील कर रहा है, डेफिनेटली वो हमें नजर आ रहा है, वो कोशिशें काम भी कर रही है। बट राइट नाउ हम ट्रंप की गुड बुक्स के अंदर हैं। हम पता है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुक इस वक्त पाकिस्तान का है, माजी में इतना खुशगवार और बेहतरीन ताल्लुक, इतनी बेहतरीन जो केमिस्ट्री है वो कभी नहीं रही। तो वहाँ पर उस सतह पर भी आपको लगता है कि कुछ काविशें होनी चाहिए यहाँ से, ताकि खित्ते के अंदर जो ये जंग का माहौल है, एटलीस्ट पूरा खित्ता इसमें डिस्टर्ब है, पूरा मशरिक़ वस्ता इसमें डिस्टर्ब है, तो एटलीस्ट चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकें एटलीस्ट किसी भी हद तक। अगर आप बात करिए पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के मबाइन पे, तो उस वक्त ट्रंप इंतजामिया के खुद अपने कांग्रेस के साथ ताल्लुकात बहुत नाखुशगवार जा रहे हैं। कांग्रेस की इजाजत के बगैर इतना बड़ा फैसला करना, अब उसको झड़पों का नाम दिया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हम कोई जंग नहीं करें बल्कि ये झड़पें हो रही हैं, तो जिसको दुनिया तीसरे जंग अजीम का खतरा सर पर मंडलाता हुआ नजर आ रहा है, उसको ट्रंप इंतजामिया कांग्रेस इजाजत लिए बगैर जो है वो झड़पों का नाम दे रही है। और उसको मालूम है कि जनाब कि उसके अपने लोग, उनकी अपनी मईशत, उनकी अपनी कांग्रेस जो है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप देखें कि गुज़श्ता फर्स्ट ऑफिस में जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो पूरे एक रिलीजियस उसको जो रंग दिया गया, आपने देखा कि तमाम
चर्च पादरी हजरात को दुआ के लिए बुलाया गया। सेल्फ क्लेम सेकुलर इंडिया, सेकुलर अमेरिका जो है, अब वो रिलीजियसली इतना रंग देकर जनाब दुआओं पर आ गए हैं। तो ऐसा इतना इट्स क्वाइट अ वीक, मतलब आप थोड़ा सा इसका ना वीक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अब आपको दुआओं की जरूरत पड़ गई, आप इतने वीक पड़ गए हैं। इससे पहले भी जंगी लड़ी हैं, ओबामा के दौर में, बुश के दौर में, अफगानिस्तान में, दुनिया भर में जंगी लड़ी है, लेकिन कभी हमने ये सीन नहीं देखा है कि मुख्तलिफ चर्च के पादरी हजरात जो है वो दुआ के लिए इकट्ठे हुए। तो किस बात का इतना डर है, किस बात से इतने खौफजदा हैं जनाब, कौन से खतरात इनके सर पे मंडला रहे हैं, धमकियों से या थ्रेट से जो घबरा कर जो है वो अब दुआओं पर आ गए हैं। तो ट्रंप को तो खुद अपनी सीट, अपनी रिजीम बचाने के लिए दुआओं की जरूरत है। ईरान के रजीम को तो वो हिला नहीं सके हैं। ईरान की तो बल्कि जो लोग हैं वो अपनी हुकूमत के, अपनी रिजीम के पहले से भी ज्यादा साथ और ज्यादा यूनाइटेड है। दीन की फिक्र अगर तो करनी चाहिए तो खुद अमेरिका को और खुद ट्रंप को करनी चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर साहबा जो एक रिसेंट स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आया है उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब ये है कि वो अपने आप को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखते हैं जिसमें वो समझते हैं कि जब जहां जैसे चाहेंगे वो उसी तरह से चेंजिंग्स लेकर आएंगे। अब चूंकि ईरान का मामला है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि जी वो ऐसे इलाकों पर या ऐसे गिरोहों के ऊपर जो है वो अब बाकायदा तौर पर अटैक करेंगे, उनको टारगेट करेंगे जिन्हें इससे पहले टारगेट नहीं किया गया। आपके नजदीक ये स्पेसिफिकली उन इज्तिमात की बात कर रहे हैं जहां पर ईरानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में जमा हो रही है, क्या ये वहां की तरफ इशारा है या वो दीगर कौमें जो इस वक्त ईरान के हिस्सों के अंदर मौजूद हैं, ये अटैक्स उनके ऊपर होंगे ताकि अंदर से बगावत फूटे, अंदर में लड़ाई हो, अंदर से कमजोरी फूटे और जो मकासद इजराइल या अमेरिका के हैं उनको हासिल करने के लिए ये एक अहम टारगेट हो सकते हैं? It's just a space saving, I would say. ये अब ट्रंप की जानिब से सिर्फ स्पेस सेविंग की जा रही है और अंदर से बगावत के ख्वाब तो ख्वाबो ख्याल ही रह गए ट्रंप के कि ईरान के अपने अंदर से बगावत होगी। उन्होंने साइबर क्राइम के जरिए से मतलब उनको हैक करके देख लिया, ईरानियन चैनल्स को, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन बगावत फूटने के कोई असर ना थे, ना है और ना होंगे। बल्कि उससे पहले जो पुरअमन एहतजाज था वो भी पुरअमन एहतजाज इंतशार में कैसे फैला, ये ईरानियंस को खुद भी मालूम है कि उनके अपने लोग तो अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते थे, ये पहले भी बाहर से ही लोग हैं। ठीक है, और अभी भी ज्यादा यूनाइटेड है। अगर ये शहादत इमाम खामेनी साहब की ना होती तो शायद फिर कुछ बहुत ही कम चांसेस थे इस बगावत के, लेकिन अब शहादत के बाद से ईरान के पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो एक उनका जो सेंटीमेंट्स है वो ईरान के साथ है, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के, वो इमोशनल सेंटीमेंट्स अटैच हो गए हैं। सो व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू इमोशनल सेंटीमेंट्स, तो इससे जो है वो मैन पावर स्ट्रांग हो गई है और मेरा ख्याल है स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर करती है कंपेयर टू द साइज। आप इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी देखा कि साइज कभी भी स्ट्रेंथ के इक्वल नहीं हो सकता। हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इंडिया का बेशक रकबा बड़ा है, तो बेशक कितनी बड़ा ही डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो इजराइल और अमेरिका का मिलकर, लेकिन जो स्ट्रेंथ, मैन पावर और जो इमोशन, जो सेंटीमेंट, जो जज्बा ईरानियंस के पार्ट पर है, उसका मुकाबला ट्रंप जाने नहीं कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अफगान तालिबान पाक फौज के हाथों नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाने के बावजूद अपनी हठधर्मी पर कायम है। बजाय के क़िबला दुरुस्तगी की जाए, पाकिस्तान को ही धमकी आमेज पैगाम दिए जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इजराइल की जानिब से दी जाने वाली जो बातचीत की ऑफर है वो बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि रद्द कर दी जाएगी। अफगान वजारत दिफा की जानिब से पाकिस्तान को यह कहकर धमकाया गया कि अगर काबुल में बदअमनी हुई तो इस्लामाबाद भी महफूज नहीं रहेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों की जद में रहा, लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से दी गई ये धमकियां अपनी नौयत में गैर मामूली जरूर हैं। ये सवाल भी उठता है कि अफगान तालिबान रजीम ये बयानियां किसकी शह पर बना रही है? क्या भारत अपने मज़मूम मकासद अफगानिस्तान के जरिए पूरा करना चाहता है? अफगानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है वो ये वाज़ेह करता है कि तालिबान रजीम अपने बलबूते पर इस कदर जारहाना अज़ाइम का इजहार कर ही नहीं सकती। गुज़श्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर मीरान शाह में सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला हुआ। आम शहरी उसकी जद में आए, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इसकी जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की है। इससे पहले बाजोड़, तर्राई मस्जिद और वाना के वाकयात में अफगान तालिबान मुलविस होने की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जो हालिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं। ताहम इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ फिज़ाई कार्रवाइयों समेत मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ऑपरेशन अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगे, जबकि हदफ अफगानिस्तान पर कब्जा तो कतई नहीं है बल्कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूर है। एक तरफ दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान रजीम की मैं ना मानू की जिद। इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं? अफगान हुकूमत कितना नुकसान मजीद बर्दाश्त कर पाएगी? इसी पर बात करने के लिए दिफाई तजियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हमारे सामने एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, मैं कहूँगी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ से अफ़गानिस्तान से ये पैगाम आता है कि खुदा का वास्ता है बस कर दो, मुज़ाकरात कर लो, सालसी के लिए इधर उधर राब्ते भी वो कर रहे हैं, शायद कोई बात बन जाए। मगर दूसरी तरफ मुल्ला याकूब टीवी चैनल पर बैठता है और पाकिस्तान के लिए धमकी छोड़ता है कि अगर काबुल की तरफ बढ़ोगे तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको किस तरह से और किस पैराए में देखा जा रहा है इस वक्त? सरवत, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पास रेगुलर ट्रूप्स हैं, बैटल हार्डन्ड एंड फुली ट्रेन्ड। बिल्कुल। हमारी एयर फोर्स दुनिया में रिकग्नाइज होती है और इंडिया को हमने पता है कि क्या उनका हाल किया जब इतनी बड़ी फौज और एयर फोर्स को पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस 2 दिन में शिकस्त फाज दे के मुँह काला कर सकती हैं। इनके पास ना तो एयर फोर्स है ना रेगुलर ट्रूप्स हैं। और जब इन्होंने ये धमकी दी है कि अगर काबुल में हमारे पर आए नुकसान किया तो हम इस्लामाबाद में नुकसान कर, मीन्स इन्होंने एक एक्सेप्ट कर लिया कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ये दहशतगर्दियों की कार्रवाई करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ क्या कर सकते हैं? दहशतगर्दी कार्रवाई, सुइसाइड बॉम्बर एंड दैट्स ऑल, मैक्सिमम ये कर सकते हैं। तो ये एक तो ये रिकग्नाइज तो इन्होंने कर लिया ना, इन्होंने खुद ही इन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि हम दहशतगर्द हैं। हमारी जो ये ख्वारजी हैं, फितनल ख्वारिज, ये भी दहशतगर्द हैं, फितनल हिंदुस्तान में दहशतगर्द हैं और हम इनकी सरपरस्ती करते हैं। सो ये एक्सेप्ट हो गए, इनकी मजाल नहीं है ये कुछ करें। हमने जो इनका हाल एयर फोर्स के ज़रिए हमने बैकग्राउंड एक एयर बेस पे किया है, आप सोच नहीं सकते हमने इनको कितना नुकसान मचाया। इनके 100 ड्रोन जो इजराइल वाले थे वो हमने वहाँ तबाह कर दिए। इनके जो टॉम हॉक हेलीकॉप्टर 3-4 थे वो हमने उड़ा के रख दिए जी। तो इनकी APC और टैंक्स हमने 190 के करीब पोस्टों पर भी यहाँ पे उड़ा दिए। इनकी जो वो आर्मी जो हम व्हीकल थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो 50 के करीब वो हमने उड़ा दी इनकी जितने 50,000 के करीब जो इनकी राइफलें थी जो अमेरिका छोड़ के गए थे वो हमने सारी उड़ा दी। तो इनके पास क्या बचा? ये क्या कर सकते हैं? दे शुड नो इट। इसलिए वो बात करो जो आप कर सकते हो, और अगर करते हो तो करके दिखाना। तो मैं फिर बताएंगे अब कि हमने कैसे तुम्हारा इस्लामाबाद तुम्हारा कैसे इस्तकबाल करेंगे। ये हैं लुटेरे, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है और एथनिक बैलेंस नहीं है। ये आए थे 4 से 6 महीने में इलेक्शन कराने के लिए, कब्जा कर बैठ गए हैं। अफगान अवाम को ऊपर इन्होंने कब्जा किया, ना इलेक्शन कराए, ना जमहूरियत लेकर आए हैं और ना इनका दुनिया से कोई ताल्लुक है, ना कोई सफारती ताल्लुकात हैं। इनको अमेरिका इन पैसे देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट 30 से 40 मिलियन डॉलर पर वीक, ये उसके सर पे चल रहे हैं। तो इसलिए ये अब मेरे ख्याल में अफगान अवाम को भी सोचना चाहिए कि उसका हल निकालें। आप खड़े हो, आपके साथ बड़े अफगान के इनके मुखालिफ ग्रुप हैं, खड़े हो, इनको हटाएं, इलेक्शन कराएं, फ्रेंडली गवर्नमेंट लेकर आएं और जो आपके हकूक़ के लिए काम करे वो इनको हुकूमत चाहिए। ये बात तो ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बिल्कुल एक कब्जा किया हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर। उबूरी हुकूमत थी, चंद महीनों में इलेक्शन की वादे के साथ आई थी, मगर कई साल गुजरने के बावजूद ये नहीं हो सका। इसमें भी ब्रिगेडियर साहब कोई शुबा नहीं है कि बड़ी कारी ज़रब हमने इनको लगाई है, इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन जिस किस्म की बातें अफगानिस्तान कर रहा है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो मकासद भारत बराह रास्त हासिल नहीं कर पाया वो उन मजमूम मकासद के लिए अफगानिस्तान का कंधा इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, ये भी भारत भी कह रहा है और इजराइल भी कह रहा है कि भारत के नरेंद्र मोदी गया था ना इजराइल, वहाँ जाके इन्होंने गाठजोड़ की है,
इवन इंडिया में भी इसको लान तान अपोजिशन कर रही थी नजीरा गांधी को। इसने इंडिया का जो एक सेकुलर चेहरा था वो तब ख़त्म करके रख दिया है। उसके बाद 3 दहशतगर्द मुल्क इकट्ठे हो गए हैं। इंडिया कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, इसराइल पैलेस्टीन के साथ दहशतगर्दी कर रहा है, गजा में जो जुल्म बर्बाद किया है, और अफगान तालिबान रजीम और जो खारजी मिलके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक टोलों का ग्रुप बन गया। लेकिन दे डोंट नो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्या चीज़ हैं, कितनी प्रोफेशनल हैं, और इतने बड़े भारत को जो हमने उनका बुरा हाल किया है। तो ये तो कुछ भी ना, इनके पास फोर्स है ना, इनके पास रेगुलर ट्रुप्स हैं, एक हिट रन करने वाले टेररिस्ट हैं, आते हैं, फायर किया, भाग गए, 2 जख्मी किए, 10 अपने मरवा लिए, ये इनका काम है। और फिर ये प्रोपेगेंडा क्या करते हैं, वो जो पाकिस्तान सिविलियन मार दी, ये सारे यूनिफॉर्म में थोड़े ही हैं, ये सिविल ड्रेस में दहशतगर्द, तो जब मरते हैं कहते हैं दहशतगर्द मार दिए, ये वो सिविलियन मार दिए, दैट इज द थिंग। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में बड़ी गहरी एक बात की अभी चंद लम्हात पहले कि इस गठजोड़ में अकेला भारत नहीं, इजराइल भी शामिल है। हमें तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट रहने की, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ इजराइल जो है वो अपने मकासद ईरान के अंदर पूरे करवाना चाहता है रजीम चेंज की सूरत में, दूसरा अफगानिस्तान के ज़रिए अगर वो सहूलतकारी इजराइल कर रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अलर्ट होने का बहुत बड़ा एक मौका है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का भी हिस्सा है बराह रास्त, चाहे इजराइल से कोई ताल्लुक ना भी हो, लेकिन अमेरिका के मामले को लेके हम उस बोर्ड के अंदर शामिल हैं और इजराइल भी उसके अंदर शामिल है। तो ये तो हमारे लिए हर तरह से अपने आप को अलर्ट रखने का मौका है। फिर देखिए, पाकिस्तान इज फुली अलर्ट। हमने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आर रिस्पॉन्सिबल अपने अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए और टेरिटोरियल बाउंड्रीज की और जोग्राफिकल बाउंड्रीज की हिफाजत की, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी, उन्होंने बारहा ये बात की है, हर कुर्बानी देंगे, शहादतें देंगे, हम मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म भी करेंगे। लेकिन ओनली चीज़ है कि ये इलीगल स्पेक्ट्रम में जो इनको पैसा मिलता है, हुंडी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, टायर स्मगलिंग, ये सिगरेट स्मगलिंग, गाड़ियों की स्मगलिंग, ये पैसा रुकना चाहिए, ये के पी गवर्नमेंट ने रोकना है। तो वी नीड के वहाँ से हम उसको प्रॉपर तरीके से उस्मान करें, तो इंशाल्लाह इसको भी हम आपको देंगे। और हमने बहुत सख्ती से अब इस पर अमल कर रहे हैं, और वेरी सीन यू विल सी कि ये अपनी मौत खुद मरेंगे। अफगान तालिबान आप देखेंगे सफ़ेद झंडे खड़े करेंगे, ये हमारे पाँव पकड़ेंगे, और फिर भी हम इनसे बात नहीं करेंगे जब तक ये अफगान ख्वारजियों को और फितरत हिंदुस्तान को ये इनसे ताल्लुक होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ठीक है। अब ब्रिगेडियर साहब, ये बात बिल्कुल सही है। अब बग्राम एयरबेस की भी आपने जो बात की, पाकिस्तान ने जो इनका हाल किया वो हमारे सामने है, इसी वजह से मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। लेकिन आज और कल के अंदर जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, दहशतगर्दी के इंसिडेंट हैं। एक तो ये कि जो इन्होंने अटैक किया आज वाना बाजार के हवाले से हमारे सामने चीज़ें थी, फिर उससे पहले जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया, बच्चे उसके अंदर इंजर्ड हुए, एक खातून के हवाले से इत्तलात हमारे सामने आ रही है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, डेफिनेटली हमें पता है कि ये अफ़गानिस्तान अपने मकासद के लिए सब करेगा। इनको काउंटर करने के लिए इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी है? क्या सिर्फ यहाँ तक बात रहेगी? गो के आज शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफ़गान इलाकों के अंदर जो है पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन कितने और मज़ीद थ्रेट्स हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में हैं? आवाम को एटलीस्ट हमें बताना भी ज़रूरी है, ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल भी क्रिएट ना हो और हमें पता हो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हम सेफ़ हैं या नहीं है, या क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान ने 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कर रहे हैं। नंबर 1, इंटरनल हमारे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फुल स्पीड पे चल रहे हैं। प्लस जो मुल्क में सहूलतकार हैं भी हमारे यहाँ पर, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको रिहाइश देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, रिकॉनेसेंस कराते हैं, उनके खिलाफ एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेशन करी, उनको पकड़ रही हैं, क्योंकि वी काउंट देम एज टेररिस्ट आल्सो, उनके खिलाफ भी कर। तीसरा, क्रॉस बॉर्डर जो हम इनके ठिकानों पे जा रहे हैं, इनके एमुनिशन डंप, इनके उसके बाद ब्रिजेस उड़ा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स उड़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप उड़ा रहे हैं, इनके कमांडर्स को मार रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं। और सेकंड, ये हम अभी भी ये है कि आपको हमने इंटरनली तौर पे पूरा सिक्योर किया, क्योंकि ईद के दिन भी आ रहे हैं, लोगों की ख्वातीन भी निकलती हैं, शॉपिंग करनी होती है, यही इनके टारगेट्स होते हैं। तो बेफिक्र निकले, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस, FC
एवरीबॉडी इनके लिए हम तैयार खड़े हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात नहीं, और आप देखेंगे अनकरीब इनकी कमर टूट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए मुझे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।